नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक क्लास में जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का पार्ट 2। यहाँ पर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा किस प्रकार से, और प्रश्नों के माध्यम से उसे सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा, मतलब आपके साथ में चर्चा की जाएगी। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम दुरुस्त तरीके से जुड़ चुके हैं और तैयार हैं पढ़ने के लिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ऑल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। तो ये सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शंस के लिए आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अंकित 10 यूज करके, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि 31 दिसंबर से प्राइस हाइक होने वाली है। यूपीएससी के अंदर आइकॉनिक प्लान महंगा होने वाला है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सबकी फीस बढ़ने वाली है। इन दैट केस अगर आप लोग अपने लिए कोई प्लान सोच रहे हैं तो रेफरल कोड अंकित 10 यूज करें और मेरे प्यारे साथियों अपने लिए क्लास परचेज कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आज का जो टाइटल है वो है हमारा रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, या फिर हमारे जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद असल में कहते किसको हैं? बहुत ही बेसिक सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। मेरा मानना है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की व्याख्या केवल इस तरह से कर देना कि क्रांतिकारियों को याद किया जाता है इस प्रकार के सेशन में, तो वो थोड़ा सा इनजस्टिस होगा। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक प्रकार से भारत के अंदर उन सारे प्रयासों की एक संयुक्त मतलब समीक्षा है जिस समय देश के कुछ युवा ये सोचा करते थे कि गांधी जी, या फिर गांधी जी से पहले की तरफ जो गोखले जी थे या बनर्जी साहब थे, उनकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी कौन सी? प्रे पिटीशन वाली पॉलिसी, यानी कि निवेदन करने वाली पॉलिसी, पिटीशन यानी कि याचिका दायर करने वाली पॉलिसी, ये नहीं चलेगी। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को अपना तरीका चुना, इस प्रकार का तरीका कि वो अपने लिए एक रूप से ये मान के चले कि उन्होंने अंग्रेजों से कुछ सीखना था या कुछ लेना था, तो उसके लिए अपने पास में विरोध को साधन बनाया कि भाई हम लोग इनके साथ में इस प्रकार जुड़े कि जो भी तरीका हो डरा धमका करके हो। इनके साथ में बैठ करके ये बात ना की जाए कि प्लीज आप चले जाइए, आप भारत में हमारे साथ में रहेंगे तो हमें दिक्कतें हैं। इनके साथ में निवेदन की मुद्रा में ना खड़ा हुआ जाए, इनके साथ में खड़ा हुआ जाए तो डंडे के चोट पर, और इनको धमका धमका करके दूर भगाया जाए। इन्हें केवल इसलिए नहीं कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे हैं तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा हमारे लिए मतलब काम करें और यहां से जाने का कष्ट करें, और आप चले जाइएगा, थोड़ा सा वेट करिए, बाद में चले जाइएगा, ऐसी फीलिंग हमारे लिए ना लेकर के आए। तो मेरे प्यारे साथियों, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को अब हम आपके सामने बताना शुरू कर रहे हैं। जब भी आपके सामने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद शब्द आएगा तो सबसे पहली बात यह आएगी कि इसकी शुरुआत हम कब से मानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या पासवर्ड है? कौन सा कनेक्शन है? 4G कौन सा? 4G। 4G। हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे बड़ी बात ये कि भाई जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले भारत में कोई भी संगठन नहीं हुआ करता था। संगठन उससे पहले भी हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस की स्थापना के प्रथम चरण के दौरान, यानी कि 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय था भारत का, वो ऐसा था कि वहां पर हमारे यहाँ के जो भी राष्ट्रवादी हुआ करते थे वो अंग्रेजों से लड़ाई नहीं करना चाहते थे। मतलब एक प्रकार से लड़ाई से मतलब हुआ कि वो ये मानते थे कि अभी अंग्रेजों की हमें आवश्यकता है, ये हमारे लिए शिक्षा, जो पश्चिमी शिक्षा है उसके द्वार खोल रहे हैं, हमें बहुत सारे वो तौर तरीके सिखा रहे हैं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति सिखा रहे हैं, नए प्रकार की विज्ञान सिखा रहे हैं, आधुनिक माप यंत्र सिखा रहे हैं, हमें सिविलाइज्ड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को भी इनकी आवश्यकता है। यही कारण है कि जो मतलब हम शुरुआती चरण जब पढ़ते हैं अपने मतलब स्वतंत्रता संग्राम का, तो उस समय हम ये देखना भूल जाते हैं, मतलब इस उसके बारे में हम चर्चा करते हैं
तो ये सोचते हैं कि क्या सही था क्या गलत था, तो आंसर निकल के आता है कि अंग्रेजों ने हमारे लिए जो कार्य किया था उसको भारतीय लोगों का भी समर्थन प्राप्त था। लेकिन उन्हीं भारतीयों में से कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ नहीं रहना चाहते थे। अंग्रेजों के साथ नहीं रहना चाहते थे मतलब क्या हुआ कि वो ये मानते थे कि नहीं, अंग्रेज हमारे यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं और इन्हें हमारे साथ बना के रहने की आवश्यकता है, हमें नहीं। उनमें से हुआ करते थे लाल बाल पाल, जिनका नाम आपने सुना हुआ है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने ही अपने ही कांग्रेस के भीतर रहते हुए कांग्रेस के अपने तौर तरीकों पर प्रश्न चिन्ह उठाया और ये मांग करी कि नहीं, हमें इनके साथ में प्रे पिटीशन नहीं खेलना है, हमें इन लोगों के साथ में आमना सामना करना है और इन्हें पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए दूर भगाना है। इसकी सबसे पहली शुरुआत 1905 में हुई। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, और उसकी शुरुआत के पीछे जो प्रमुख तथ्य था वो ये था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज के कारण बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। कर्जन से पूछा गया कि आपने ये विभाजन क्यों किया है, तो कर्जन ने आंसर दिया कि भाई मैंने विभाजन इसलिए किया है क्योंकि प्रशासनिक रूप से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, बंगाल बहुत बड़ा हो गया है और लोगों को मैनेज करने के लिए मुझे दो राज्यों की आवश्यकता है। लोगों के बीच में डलवाने वाली इस फूट का परिणाम यह निकला कि जो जनता थी कहां पर उपस्थित, बंगाल में उपस्थित जो जनता थी, उन्होंने इतनी जबरदस्त यूनिटी दिखाई कि परिणाम स्वरूप 1911 में बंगाल विभाजन रद्द भी करना पड़ा। लेकिन बंगाल में एक आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी जिसे हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। मेरे प्यारे साथियों, स्वदेशी आंदोलन वो आंदोलन था जिसके बाद में कांग्रेस के अंदर मतभेद इस प्रकार उभरे कि कांग्रेस का विभाजन 1907 में होकर रहा। यानी 1907 में कांग्रेस के अंदर ही जो गरम दल के नेता थे, उन्हीं के प्रभाव के चलते कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो गया। इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण अगेन जो पुराने नेता थे, गोखले जी थे, बनर्जी साहब थे, ये सब लोग चाहते थे, नौरोजी थे, ये सब चाहते थे कि हम लोग कांग्रेस में रहते हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का विरोध तो करें लेकिन केवल बंगाल में करें। वहीं पर गरम दल के नेता चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन के तहत अगर हम विरोध कर रहे हैं तो विरोध पूर्ण रूप से व्यापक होना चाहिए और संपूर्ण भारत में विरोध होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उनका ये जो विरोध प्रदर्शन था, जो संपूर्ण भारत में होना संभावित था, यहीं से यहां पर वैचारिक मतभेद हुआ। दूसरी बड़ी बात यह थी कि स्वदेशी आंदोलन, जहां कांग्रेस का एक धड़ा जिन्हें हम उदारवादी कहते हैं, वो चाहते थे कि हम लोग केवल स्वदेशी की स्थापना करें, विदेशी की होली ना जलाएं। लेकिन वहीं गरम दल के नेताओं का कहना था कि हम स्वदेशी की स्थापना भी करेंगे, हम स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण भी करेंगे, स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण भारत में भी फैलाएंगे और विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाएंगे। यानी कि हम लोग एक कदम और आगे बढ़कर के चलेंगे। यहीं से वैचारिक रूप से मेरे प्यारे साथियों मतभेद निकल करके आता है और मतभेद के चलते फिर कांग्रेस को फाइनली अपने रूप से विभक्त होना पड़ता है। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ रही होगी कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है, उस राष्ट्रवाद के अंतर्गत इस प्रकार के जो नेता थे हमारे देश के अंदर, जिन्होंने देश के अंदर एक प्रकार से रहते हुए 1857 के बाद में मतलब लोगों के बीच में एक चेतना फैलाने का कार्य किया था। ठीक है, चलिए साथियों, तो अब हम शुरू करते हैं अपने सामने कि भाई देश के अंतर्गत राष्ट्रीय चरण चल रहा था, सब लोग धीरे धीरे अपनी तरफ से भूमिकाएं निभा रहे थे, तो इस पर हमारे सामने प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। आइए प्रश्नों के माध्यम से हम आपके सामने चीजों को रखते हैं। बताइए मेरे प्यारे साथियों, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 क्यों प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ बेटा, बोलते बोलते थक गए हैं, सुबह से लगे हुए हैं। हाँ जी, पूछा जा रहा है आप लोगों से, हमारी जो इतिहास है इसमें 1885 की क्या यादगार जुड़ी हुई है, ये पूछा जा रहा है। बताइए। एक मिनट यार, पोल एक्टिवेट करने दीजिए प्लीज। हम्म, बिल्कुल सही। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सबसे पहले 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हाल ही में कांग्रेस की स्थापना का इस दिवस गया था 28 दिसंबर, कांग्रेस की स्थापना दिवस अभी गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? अब आपको यहां से सारा की सारा जो मैंने अभी बोला उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो सब लोग आपको यहां से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कुलदीप वर्मा को आवाज डबल आ रही है, अच्छी बात है बेटा, रिवीजन हो रहा है आपका। जी हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, एओ हुम के द्वारा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर ही कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित की गई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही आसानी से हमने असल में प्रयास ये किया है हर घटना को प्रश्न से जोड़ते हुए पढ़ाते हुए चले जाएं, तो एक सीक्वेंस में ये चीजें खत्म हो जाएंगी 1885 से लेकर अब तक। गुरु कश्यप आज डाल देंगे बेटा, है ना? जी हाँ, डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डफरिन के बारे में आप लोगों को हालांकि सब कुछ बताइए ऑलरेडी। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे, उनका नाम बताइए। हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को आसान इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को घटना को इसके साथ ही रिलेट करते हुए अब आपके दिमाग में पैरेलली चल रहा है, मतलब तरीके के साथ कि हाँ भाई पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो चीजें आपके दिमाग में आती चली जाएंगी। ठीक है, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी थी? अब ये वही सारे लोग हैं जिन्हें आप कांग्रेस ही समझते हैं। जी, तो शुरुआत का दौर था और ये लोग माना करते थे कि उस समय राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला पूछा जा रहा है। ये आयरलैंड की रहने वाली थी और ये वो विदेशी थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मतलब भारत की मदद की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये 1875 में नेता बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाँ जी, अब एक शब्द मैं आपको यहां पर हिस्ट्री का सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। एक शब्द है दशक। दशक किसे कहते हैं? हम लोगों को 1880 लगा, तो कई जो हिस्ट्री को नहीं जानते वो 1880 से 90 और 70 से 80 के बीच कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिएगा, जब दशक आए और जो शब्द लिखा आए वो उससे पहले वाले 10 साल होते हैं, यानी कि 70 से 80 की बात की जा रही है। ठीक है ना? तो ये चीज आप लोग दिमाग में रख के चलिएगा। तो लॉर्ड लिटन थे जिन्हें मतलब हम लोग मानते हैं कि ये कौन सा ऐसा काम किए थे लिटन जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा मतलब लोग जो है वो करते हैं कि बेकार आदमी था। क्या किया था ऐसा इन्होंने? कुछ किया था। जी हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। होता क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब हुआ कि वर्नाकुलर कहते हैं हमारी वाली लैंग्वेज, हमारी और आपकी ये वाली जो भाषा है ना, जो आम बोलचाल की भाषा है या जिसे हम बोलते हैं, उस भाषा के अंदर हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं। वैसे प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई जो कि भारतीय भाषाओं में लिखे जाते थे। हमारे वाले जो वर्ण थे उनके अंदर रोक लगा दी गई थी लिटन के द्वारा। और इसीलिए लिटन के बाद में जब रिपन आए तो वो अच्छे व्यक्ति माने गए क्योंकि इन्होंने इन सब चीजों को हटा दिया था। ठीक है ना? चलिए, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक स्टेटवरी सिविल सर्विसेज जिसके तहत परीक्षा की आयु
21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो लिटन ने दूसरा काम, जिसमें कि वो मतलब लोगों की तरफ से बद्दुआएं पाने का पूरा काम किए, उसमें उन्होंने क्या किया? सिविल सर्विसेज में आज अगर आप सोच के देखिए, यूपीएससी में विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक अपर एज लिमिट होती है। वहां बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं। सोचिए उस समय उम्र जो थी वो 21 से 19 वर्ष कर दी थी, और वो इसलिए ताकि कोई भी भारतीय इस परीक्षा को पास ना कर सके। ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं वॉइस मिसमैच हो रही है, कुछ कह रहे हैं बफर आ रहा है। एक बार के लिए मैं रिफ्रेश कर दूं, अगर आप इजाजत दें, थोड़ा सा बफर और आएगा, मैं रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था, हो गया 1873। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? हाँ जी, कोई बताएगा इल्बर्ट बिल था क्या? इल्बर्ट बिल के अंदर ऐसा क्या हुआ था? वेरी गुड, देवापम घोष, बिल्कुल सही। देखिए हुआ क्या था मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि इस समय दूसरा श्वेत विद्रोह हुआ था। दूसरा श्वेत विद्रोह हुआ था, इसका मतलब यह हुआ था, क्या हुआ कि अंग्रेजों को भारत में एक प्रकार की मतलब एक प्रकार से कहिए तो उन्हें सुपीरियरिटी प्राप्त थी, कि अंग्रेज अगर किसी भी पुलिस वाले ने या अंग्रेज अधिकारी ने कोई भी गुनाह किया हो, तो उस गुनाह की जो सजा थी या सुनवाई थी, वो केवल अंग्रेज जज के द्वारा ही की जाती थी। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज जज के द्वारा ही यह कार्य किया जाता था। तो इससे बचने के लिए इल्बर्ट बिल आया, और इल्बर्ट बिल के अंदर ये जो आपके रिपन थे, उन्होंने ये किया कि अंग्रेजों को पनिशमेंट भी हिंदी या फिर इंडियन जो जजेस थे वो दे सकेंगे। इसके चक्कर में अंग्रेज खफा हो गए। इसे दूसरा श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। इससे पहले क्लाइव के समय हुआ था, प्लासी से पहले। उस समय यह हुआ था कि अंग्रेजों की दैनिक सैनिक भत्ता जो है वो सब बंद कर दिया गया था। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कहा गया था कि तुम बहुत रिश्वत कमाते हो। ठीक है ना? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? मैक्सिमम थी बेटा, मैक्सिमम, राहुल। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ऑब्वियस ही बात है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से सेशन की पूछा जा रहा है, ये होता सवाल तो मजा आ जाता। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पूछा जा रहा है कि 1885 में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन के अंदर जो आपको दिया गया है, वो सवाल के अंदर पॉइंट मिसिंग है। एक्चुअली क्या है कि इसमें दशक होता तो समझ में आता। सवाल इनकम्प्लीट है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? नरम दल का नेता जिन्हें नहीं माना जाता था वो कौन थे? ऑब्वियस सी बात है, बाकी को छोड़ करके एक व्यक्ति गरम दल का है। हाँ जी, लाल बाल पाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बिल्कुल सही जवाब। 1887 के अंदर हुए अधिवेशन की ही अध्यक्षता की थी इन्होंने, है ना? बदरुद्दीन तैयब जी। बिल्कुल सही जवाब, मद्रास में हुआ था ये अधिवेशन। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक कांग्रेस विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यही कारण है कि अपने जो राहुल बाबा हैं वो आज भी मौका पाकर के कुछ ना कुछ बोल ही रहते हैं।
जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सेल्युलर जेल कहते हैं कि साहब इन्होंने अपनी तरफ से माफी मांगी थी, जो भी है, लेकिन अब इतिहास में तो कोई जा नहीं सकता। 1857 को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्थापित करने में इनका योगदान है, अपनी पुस्तक के माध्यम से। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है, हाँ जी। इसके साथ साथ एक चीज और जान लीजिएगा सर, आप ये पढ़ा रहे हैं कुछ धरती के बोझ टेलीग्राम पर लगे हुए हैं। वो टेलीग्राम को हम बैन कर देंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं निकलेगा। कर देंगे, अभी थोड़ी देर रुकिए। हमारा तो एक मतलब जो ओरिजिनल पर्पस से है। एनीवे, चलिए आगे। सॉरी, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने जीता था? कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन के अंदर एक सांसद के रूप में चुनाव जीत गया था? द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1 मिनट होल्ड करिए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की थी? भारतीय सिविल सेवाओं से बर्खास्त किया गया अधिकारी कौन था? जी, इनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। नस्लीय भेदभाव के कारण इनको पद से निकाल दिया गया था कि आप एक इंडियन होकर के नौकरी पर कैसे बैठ सकते हैं। ठीक है ना? 1868 में ये गए थे, मतलब इन इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? दिए गए ऑप्शंस में से किन्होंने? ये क्वेश्चन जो है ना, इसको अगर ये पूछा जाता विदेशी मूल के कौन सी बार 2 बार की थी, विदेशी मूल का भी इसमें ऐड कर लीजिए शब्द ना। विदेशी मूल का वो व्यक्ति कौन सा था जिसने 2 बार, या दूसरे कांग्रेस अध्यक्ष की वो की थी? एक्चुअली क्या है, यूले प्रथम विदेशी थे और वेडरबर्न जो है वो दूसरे, यानी कि यूले के बाद में जो बने हुए थे वो थे। और ये मतलब 1889 के अंदर और 1910 के अंदर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। एनीवे, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वो क्या था? लॉर्ड कर्जन, हालांकि काम तो उसके सारे ही उग्र राष्ट्रीयता को जन्म देने वाले थे, वो कौन सा कार्य था जिसने कि राष्ट्रवाद को जन्म दिया? बंगाल विभाजन, जिससे कि स्वदेशी आंदोलन प्रेरित हुआ था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल, तीनों की तीनों स्वदेशी आंदोलन के अंतर, मतलब जो स्वदेशी आंदोलन था उसके दौरान ही ये निर्धारित कर लिए थे कि हम भविष्य में कांग्रेस के साथ में नहीं रहेंगे और अलग कांग्रेस का निर्माण कर लिया था। इन शब्दों के लिए आनंद इन्हें उग्रवादी शब्द यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। शब्द याद रखिएगा, उग्र राष्ट्रीयता है ये, उग्रवादी नहीं है, दोनों में अंतर है बेटा, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? कांग्रेस को भिखारियों की संस्था किसने कहा था? मैंने कहा ना आपको, प्रेयर एंड पिटीशन। ठीक है, कि आप प्रे एंड पिटीशन की पॉलिसी अपनाते हैं, ऐसा तिलक साहब का कहना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? मतलब जिस समय अब गर्मपंथियों की चलने लगी थी, वो कौन सा समय था? राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के नेतृत्व में चला गया था, नरमपंथियों की सरकार चली गई थी। ये वही नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये तीनों नेता लाल बाल पाल। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति कैसी थी? किस प्रकार से वो अपने द्वारा विरोध प्रदर्शन किया करते थे? अब आप पूछेंगे कि सर ये तो नॉन कॉपरेशन हमने पढ़ा हुआ है। बेटा, नरम दल जिस समय हुआ करता था, प्रेयर और पिटीशन, उनका मानना था कि अगर कोई बात कहनी है तो चिट्ठी पत्री ले जाकर के निवेदन की मुद्रा में कहो कि सरकार आप हमारी इस बात को मान लीजिए। समझ रहे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मतलब राज्य के अधीन रहते हुए वैसा ही कार्य किया जाए जैसा कि सरकार चाहती है। जैसे भारत के अंदर विरोध प्रदर्शन का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है आपको, लेकिन अगर आप जाकर के कहीं पर याचना पत्र देंगे, कहीं पर अपनी तरफ से लेटर पकड़ाएंगे कि सर ये चीज गलत हो रही है जरा देखिए, उस प्रकार का कार्य करते थे, सरकार के विरोध में नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? इनमें से कौन व्यक्ति था जो कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं था? उदारवादी कांग्रेस से। 1905 के बाद में 1906 के अंदर इनके रास्ते अलग हो गए थे, साथ में तो सेपरेट ही हो गए। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था कि भाई मैं राजनीति करूंगा तो ऐसी करूंगा। लाला लाजपत राय, जैसे गांधी जी के बारे में कहते हैं, गांधी जी किसको मानते थे? गोखले साहब को, है ना। मेरे प्यारे साथियों, इटली के क्रांतिकारी थे जिनका नाम था मैजिनी। देखिए, मैजिनी को इन्होंने पढ़ा था और पढ़ करके ये माना था कि मुझे राजनीति करनी है तो ऐसी करनी है। ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था जी। टीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ऐसा किसने ये कहा था कि इन्हें रिहा कर दिया जाए? किसको, किसने रिक्वेस्ट की थी तिलक जी को रिहा करने के लिए? मैक्स मुलर के द्वारा। ठीक है, मैक्स मुलर के द्वारा, ये खुद भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने तिलक साहब की रिहाई की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे थे जब? तिलक साहब को लोकमान्य तिलक कब कहा जाने लगा?
जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, ऐसा हुआ था कि एक डिप्टी कलेक्टर थे जिनका नाम था रैंड। उन रैंड की हत्या करवाने में ये माना गया था कि तिलक साहब का भी हाथ है। तो ऐसी स्थिति में 18 महीने का इनको कारावास बोला गया। और जब ये 18 महीने बाद वापस आए तो फिर लोगों ने इनको अपना हीरो बना लिया। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। किचलू याद है आपको? सैफुद्दीन किचलू कौन है? जिनके लिए जलियांवाला बाग में लोगों ने मांग की थी कि इन्हें रिहा किया जाए, है ना? हाँ। और मतलब ये इन्होंने उठाई थी। और जो मौलाना हसरत मोहानी है, इन्होंने शोक गीत पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी। आप पूछेंगे और लोग नहीं थे क्या? और लोगों को अपने यहाँ का विकास कार्य पिटीशन के माध्यम से चलाना था। ये बाकी जो लोग थे, सुभाष चंद्र बोस की तो राजनीति बाद में शुरू हुई है, उस समय राजनीति में नहीं थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 1908 में। देखिए, कांग्रेस का जब बुरा समय आया तो एक प्रकार से कांग्रेस का स्प्लिट हुआ। कांग्रेस का स्प्लिट हुआ तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के स्प्लिट का फायदा उठा करके जो गरम दल के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक साहब, इन्हें 6 वर्ष के कारावास के लिए बर्मा भेज दिया गया था। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? अगर आपको याद हो तो मैंने रिसेंटली आप लोगों को एक न्यूज पढ़ाई थी उधम सिंह के ऊपर। उधम सिंह जयंती मनाई गई थी, वो भी इसी गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, याद है? इसी पार्टी से जुड़े हुए थे सोहन सिंह भाखना, करताल सिंह सराभा, लाला हरदयाल, है ना? जी हाँ। चलिए साथियों, यह है आज का लीडर बोर्ड आपके सामने। सीमा, अंशिका, करम, राज ढाका, नल्ला आदमी, अंजलि सिंह, दिनेश, बेबी, स्तुति और दिलीप कुमार, ये रहे हैं हमारे टॉप 10 कंटेस्टर्स। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर कल आपसे। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आज आज सब्सक्रिप्शन ले लें, कल से प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके। थैंक यू सो मच।